थी हो रहे शामिल। प्रदेश भर में बनाए गए 181 परीक्षा केंद्र। नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। टीकमगढ़ के सुजानपुर गांव में आज भी जाति के आधार पर पानी का बंटवारा किया जाता है। गांव में अलग अलग जातियों के 3 कुएं बने हुए हैं और जाति से संबंधित लोग ही कुएं से पानी भरते हैं। एक जाति के लिए बनाए गए कुएं से कोई दूसरी जाति का व्यक्ति पानी नहीं भरने जाता। हालांकि बातचीत में गांव के लोग इससे इनकार करते हैं, लेकिन हकीकत तो यही है। हैरत की बात यह है कि इस गांव में नल जल योजना भी चालू नहीं है। टीकमगढ़ का सुजानपुरा गांव, यहाँ पे हम मौजूद हैं और यहाँ पे जो 3 कुएं अलग अलग जाति और समाज के बने हुए, यहाँ पे जाति के आधार पर पानी का बंटवारा होता है। आप देख रहे हैं हमारे पीछे जो 3 कुएं हैं। जो सबसे पहले यह कुआं है जहाँ पर सवर्ण समाज और पिछड़ा वर्ग के लोग इस कुएं से पानी भरते हैं और इस कुएं उसके बाद जो दूसरा कुआं है वो अहरवार समाज का है और तीसरा कुआं है वो वंशकार समाज के लोगों का है। तो तीनों कुएं एक ही परिसर में बने हुए है और यहाँ पे जो व्यवस्था है वो कई साल पुरानी है, परंपरा यहाँ पे चली आ रही है और एक दूसरे के कुएं पर कोई पानी नहीं भरता है। यहाँ पे अलग अलग समाज के लोग, अलग अलग जाति के लोग अपने अपने कुओं से पानी भरते हैं। यहाँ पे कुछ लोग मौजूद हैं जिनसे हम जानने की कोशिश करते हैं। क्यों साहब, यहाँ पे पानी का बंटवारा कैसा होता है? ऐसा होता है कि सब अपने अपना पानी अलग अलग बहते हैं। जैसे जो पिछला वर्ग है तो उसके लिए जो कुआं है, यह बानन के लिए वो कुआं है, वंशकानन के लिए वो कुआं है। जो पहले से योजना माने गांव के हिसाब में जी चलती है। तो यहाँ पे छुआछूत या जातिवाद माना जाता है? हाँ, माना जाता है। आपका ये अलग कुआं है? बिल्कुल जी, हम करते भी तो हैं। अगर जब पुर जाता गिर जाता तो बनवाते हैं, उठवाते हैं, मालवा साफ करते हैं और फिर पानी यूज करते हैं। मेंटेनेंस आप ही लोग करते हैं? हाँ, कोई नहीं, कोई किसी के में नहीं करवाता है। तो एक दूसरे के कुएं से पानी नहीं भरते हैं? ना हम भरने देते ना भरती है। जैसे मान लो अलग अलग समाज की जैसे पहले से परंपरा चली है वही अभी चल रही। तो अलग अलग समाज की जो परंपरा है वो कई सालों से यहाँ पे चली आ रही है। आप देख रहे हैं कि ये कुआं है, जो यहाँ पे ब्राह्मण, ठाकुर और सवर्ण और पिछड़ा वर्ग के लोग हैं, यादव हैं, वो इस कुएं से पानी भरते हैं। या दूसरा कुआं है जो अहरवार समाज के लोगों का बना हुआ है। अहरवार समाज के लोग इस कुएं से पानी भरते हैं। हालांकि पानी की बड़ी समस्या है, पानी का स्तर काफ़ी नीचे चला गया है। क्या समस्या है पानी की? पानी की बहुत समस्या है साहब, पानी नहीं मिलेगी। जैसे अब यहाँ पे वो 3 कुआं है ना, तो वो अपने पे भरेंगे, हम अपने पे भरेंगे। अब पानी नहीं मिल रहा तो भाटन जाने पड़ते पानी भरने को, दूर दूर से ले आते हैं। एक दूसरे के कुएं से नहीं भरते? जा सकते हैं, कोई किसी के कुएं पे नहीं जा सकते। क्यों नहीं जाते? वो अपने पैर से परंपरा बनी साहब, तो नहीं जाते हैं। उनकी मर्यादा अपनी रखें, हम अपनी रखें, अपने पे मर्यादा से पानी भरते हैं, कोई किसी के पे नहीं जा सके। तो एक दूसरे के कुएं से कोई पानी नहीं भरता है। क्यों साहब, क्या है समस्या यहाँ पे पानी की? अब पानी की जो काम मोटे हैं दही से जो कछुए है सो टेढ़ा हाथ। तो ये अहरवार समाज का कुआं है। यहाँ पे सिर्फ अहरवार समाज के लोग ही इस कुएं से पानी भरते हैं। हालांकि पानी का स्तर काफ़ी नीचे चला गया है, जिससे पानी की समस्या खड़ी हो गई है। और इसके बाद जो तीसरा कुआं है वो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये वंशकार समाज के लोगों का कुआं है। यहाँ पर सिर्फ वंशकार जाति के लोग ही इस कुएं से पानी भरते हैं। हालांकि गर्मी का मौसम है और इस वजह से यहाँ पे यह कुआं काफ़ी सूख गया है और पानी ना होने के कारण अभी दूसरी जगह से पानी लोग ले रहे हैं। लेकिन ये 3 कुएं जो अलग अलग समाज और अलग अलग जाति के बने हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे जाति के आधार पर ही पानी का बंटवारा होता है। राजीव रावत, न्यूज 18 टीकमगढ़। जो ग्राम सोजारा में जो पानी की समस्या है उसके संबंध में एसडीएम से जांच कराई गई थी। तो एसडीएम के द्वारा बताया गया है कि वहाँ पे 3 ब्रिटिशकालीन कुएं हैं, जिनमें से एक कुआं सूख गया है। वर्तमान में 2 कुएं में अभी पानी है। पानी में थोड़ा कम है ज़रूर, लेकिन गांव के जो सभी वर्ग के लोग हैं, सभी लोग आपसी सौहार्दपूर्ण रूप से कुएं का पानी भरते हैं। हमारे तो दादाजी के समय से भी हमें ये प्रथा चली आ रही है। 3 कुआं थे वहाँ पर, तो वो मोहल्ला बसे हुए हैं।
बीच में एक नाला है, वहाँ पर पानी स्तर थोड़ा ऊंचा था, इसलिए उन लोगों ने गड्ढा करके माने बना के और पानी की व्यवस्था कर ली थी। तो अपने अपने तो पानी की भी किल्लत से जूझ रहे हैं गांव के लोग और जाति के आधार पर कुआं बांट लिया गया है। दूसरी जाति के लोग यहां पर पानी नहीं ले सकते, यहां से पानी नहीं पी सकते और अब ये जो एक ही गांव है लेकिन अब पानी का जो बंटवारा है वो देखने को मिल रहा है। तो जाति के आधार पर पानी का बंटवारा आज भी, और यही बड़ा सवाल कि आखिर ऐसा क्यों। राजीव रावत टीकमगढ़ से जुड़ गए हैं संवाददाता साथ। राजीव, आपने लोगों से बात की वहां पर, तो जाति के आधार पर कुएं बटे हुए हैं, इसके पीछे की वजह वो क्या बताते नजर आए? देखिए, जिस सुजानपुरा गांव है यहाँ पे आज भी जातिवाद और छुआछूत की परंपरा कायम है। लोगों का कहना है कि यहाँ पे जातिगत आधार पर जो कुओं का बंटवारा किया गया है ये सैकड़ों साल पहले का चला आ रहा है और आज भी इसी तरह यह जाति के आधार पर कुओं का बंटवारा, यहाँ पे पानी का बंटवारा है और जो अलग अलग समाजों के कुएं बने हुए हैं वहाँ पे एक दूसरे के कुओं पर कोई पानी भरने नहीं जाता है और ना ही जा सकता है, क्योंकि जो अहरवार समाज की महिलाओं का साफ तौर पर कहना था कि यहाँ पे लोग छुआछूत मानते हों और एक दूसरे के कुओं पर पानी भरने नहीं देते हैं, क्योंकि गर्मी का मौसम है और पूरे गांव में पानी की समस्या काफी ज्यादा है और यहाँ के जो वाटर लेवल काफी नीचे चला गया है, तो कुओं में से पानी खींचना भी महिलाओं के लिए बड़ी मशक्कत की बात होती है। लोगों को दिन भर पानी के लिए जद्दोजहद करनी पड़ती है। यहाँ पे नल जल योजनाएं भी चालू नहीं है। गंभीर बात यह है कि यह सैकड़ों सालों से परंपरा चली आ रही है, लेकिन इसके बावजूद भी प्रशासन ने अभी तक इस गंभीर मामले पर ध्यान नहीं दिया है। कल मैंने जब ग्राउंड जीरो पर जाकर देखा तो कल भी लोगों का कहना था इसी तरह जो सैकड़ों सालों से परंपरा चली आ रही थी वह आज भी यहाँ पे कायम है। लोगों को जातिगत आधार पर पानी का बंटवारा होता है, एक दूसरे के कुओं पर नहीं जा सकते और ना ही भरने देते हैं। तो गंभीर समस्या है इस मामले में, ना तो जनप्रतिनिधियों ने ध्यान दिया है और ना ही प्रशासन ने ध्यान दिया है, क्योंकि यहाँ सामाजिक जो न्याय मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, वो भी इसी संसदीय क्षेत्र से डॉक्टर वीरेंद्र खटीक हैं और तमाम जो जनप्रतिनिधि हैं उन्होंने भी कभी इस तरह पे इन समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया है। तो गंभीर बात यह है कि ना तो प्रशासन की टीम ने जाकर मौके पर देखा और ना ही जनप्रतिनिधियों ने देखा और आज भी यह परंपरा चली आ रही है। लेकिन पानी की किल्लत के बीच पानी का ये बंटवारा, आखिर प्रशासन इस पर मौन क्यों है? अधिकारी लेवल के लोग जो कुर्सी पर बैठे हुए हैं वो क्यों नहीं इस बात का संज्ञान लेते हैं? क्या उन तक ये बात नहीं पहुंची कभी, या वो सुनकर भी अनसुना करते हैं? बिल्कुल, इस मामले को हमने पहले भी दिखाया था और लगातार पहले दिखाते चले आ रहे हैं। इसके बावजूद भी प्रशासन ने इस गंभीर मामले पर ध्यान नहीं दिया है। ना तो प्रशासन की टीम ने मौके पर जाकर निरीक्षण किया, ना कोई कैंप लगाया, ना कोई अधिकारियों ने जाकर मॉनिटरिंग की। सिर्फ खाना पूर्ति कर ही जो कार्रवाई है वो अंजाम देते हैं। जैसे कल हमारी जिला पंचायत सीओ से बात हुई थी तो उनका कहना था कि एसडीएम ने मामले की जांच कराई है। तो कल जो ग्रामीण लोग हैं उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि यहाँ पे कोई भी मौके पर अधिकारी या कर्मचारी नहीं आया है। हालांकि जो ग्रामीण स्तर पर पटवारी या जो रोजगार सहायक और जो कर्मचारी रहते हैं उन्हीं के आधार पर रिपोर्ट मंगा ली जाती है और ये मनमाने तरीके से अपनी रिपोर्ट पेश कर देते हैं, क्योंकि ये सैकड़ों सालों से परंपरा चली आ रही है। तमाम जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, जो ग्रामीण स्तर पर मौजूद रहते हैं, उनको इस मामले की पूरी जानकारी है, लेकिन इस मामले में जो वरिष्ठ अधिकारियों को उन्होंने कभी अवगत ही नहीं कराया। तो अधिकारियों की भी लापरवाही इस मामले में देखी जा रही है, क्योंकि ग्रामीणों की सबसे बड़ी समस्या तो पेयजल संकट की है इन दिनों में। दूसरी बड़ी समस्या है जो जाति के आधार पर कुओं पानी का बंटवारा होता है। तो इस गंभीर समस्याओं पर अभी तक अधिकारियों ने किसी भी तरह का ध्यान नहीं दिया। गंभीर बात यह है कि यहाँ पर मौके पर जाकर, ग्राउंड जीरो पर जाकर अधिकारियों को कैंप लगाने चाहिए और लोगों की समस्याओं का निराकरण करना चाहिए। बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। बहुत शुक्रिया राजीव जानकारी साझा करने के लिए। तो आज भी जाति के हिसाब से कुएं जो हैं वो बांटे गए हैं।
फिल्म अभिनेता सलमान खान के घर पर फायरिंग मामले में न्यूज 18 की खबर पर एक बार फिर से मुहर लगी है। खबर है कि मुंबई क्राइम ब्रांच ने सलमान खान के घर पर फायरिंग मामले में गैंगस्टर रोहित गोदारा को भी आरोपी बनाया है। आरोपी रफीक चौधरी और हरपाल सिंह से पूछताछ में मुंबई क्राइम ब्रांच को मिले अहम सबूतों के आधार पर रोहित गोदारा को आरोपी बनाया गया है। रोहित के पूरी साजिश में शामिल होने के अहम सुराग भी मिले हैं। मुंबई क्राइम ब्रांच के मुताबिक अनमोल बिश्नोई और रोहित का राइट हैंड है आरोपी हरपाल सिंह उर्फ हैरी। सलमान खान के घर फायरिंग मामले में बड़ा एक्शन। क्राइम ब्रांच ने लॉरेंस बिश्नोई के करीबी रोहित गोदारा को बनाया आरोपी। फिल्म अभिनेता सलमान खान के घर पर फायरिंग मामले में क्राइम ब्रांच फुल एक्शन में है। मुंबई क्राइम ब्रांच ने इस मामले में लॉरेंस बिश्नोई के करीबी गैंगस्टर रोहित गोदारा को भी आरोपी बना दिया। खबर है कि आरोपी रफीक चौधरी और हरपाल सिंह से पूछताछ के बाद रोहित गोदारा का नाम भी आरोपियों की लिस्ट में शामिल कर दिया गया। इसके अलावा जानकारी मिली है कि लॉरेंस बिश्नोई के राइट हैंड माने जाने वाले रफीक चौधरी ने सलमान खान के घर के अलावा 2 और घरों की भी रेकी की थी। क्राइम ब्रांच के सूत्रों के मुताबिक आरोपी रफीक चौधरी ने पूछताछ में बताया कि अनमोल बिश्नोई के साथ रोहित गोदारा ने भी सलमान खान के घर पर फायरिंग करने का आदेश दोनों शूटरों सागरपाल और विक्की गुप्ता को दिया था। फायरिंग से पहले और फायरिंग को अंजाम देने के बाद रफीक चौधरी लगातार अनमोल बिश्नोई और रोहित गोदारा से सिग्नल ऐप के जरिए कॉन्फ्रेंस कॉल पर था। इतना ही नहीं, उसके पहले भी बातचीत होने के सुराग क्राइम ब्रांच को मिले हैं। क्राइम ब्रांच ने इस बातचीत के सबूतों को इकट्ठा किया। क्राइम ब्रांच के मुताबिक पूरी प्लानिंग में रोहित गोदारा भी शामिल था। इसके पुख्ता सबूत है और कॉल रिकॉर्ड से सबसे अहम है। यही नहीं, हरियाणा से गिरफ्तार आरोपी हरपाल सिंह ने भी अब तक की पूछताछ में कबूल किया कि रोहित गोदारा ने भी सलमान खान के घर पर फायरिंग का आदेश दिया था और उस दौरान रोहित गोदारा ने वॉइस कॉल के जरिए शूटरों से बातचीत भी की थी। मुंबई क्राइम ब्रांच के मुताबिक रोहित गोदारा और अनमोल बिश्नोई दोनों सलमान के घर पर फायरिंग के वक्त हर स्थिति को मॉनिटर कर रहे थे। इस दौरान रफीक चौधरी लगातार उनके साथ संपर्क में था और पल पल की अपडेट दे रहा था। क्राइम ब्रांच के मुताबिक हरपाल सिंह उर्फ हैरी सलमान खान के घर पर फायरिंग की पूरी साजिश में शामिल था और उसके ऊपर पैसे मुहैया करवाने और रेकी करवाने का आरोप। क्राइम ब्रांच के मुताबिक हरपाल सिंह डायरेक्ट रोहित गोदारा और अनमोल बिश्नोई से कांटेक्ट में था और रफीक चौधरी को हरपाल ने ही लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लिए रिक्रूट किया था। पिछले 5-6 सालों से हरपाल सिंह लॉरेंस गैंग के लिए काम कर रहा था। मुंबई क्राइम ब्रांच के मुताबिक रफीक चौधरी को हरपाल सिंह ने 3 लाख रुपए दिए थे। उसमें से 2 लाख रुपए रफीक ने शूटरों सागरपाल और विक्की गुप्ता को दिए थे। हरपाल सिंह को 3 लाख रुपए किसने दिए थे, इसकी जांच क्राइम ब्रांच कर रही है। सलमान खान के घर के बाहर 14 अप्रैल को 2 मोटरसाइकिल सवार लोगों ने गोली चलाई और फिर मौके से फरार हो गए थे। इस मामले में क्राइम ब्रांच अब तक 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में तनाव बना हुआ है। वहां लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं। पाकिस्तान के खिलाफ पीओके में गुस्सा बढ़ता ही जा रहा है। सोमवार को पाकिस्तान रेंजर्स की तरफ से अंधाधुंध फायरिंग के बाद तो वहां हालात और भी बिगड़ गए। युद्ध जैसे हालात बने हुए हैं। मदरसे में पाकिस्तान रेंजर्स ने आंसू गैस के गोले भी दागे हैं। आजादी को बेचैन पीओके। पाकिस्तान के खिलाफ आक्रोश। पीओके में बिगड़े हालात। घुटनों पर शहबाज सरकार। बगावत की चिंगारी अब ज्वाला बन चुकी है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के लोग आजादी के मतवाले बन चुके हैं, इसलिए पाकिस्तान की गोली खाकर भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। पीओके कई दिन से युद्ध का मैदान बना है, जहां चीख पुकार, बवाल, गोलियों की तड़तड़ाहट, खून खराबा और अपनों के खोने का गम अब आम बात है। हिंसक दमन पर उतारू पाकिस्तान ने प्रदर्शन के 5वें दिन निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसाई, जिसमें कई लोगों की मौत हो गई। बावजूद इसके पीओके में विरोध प्रदर्शन कम होने का नाम नहीं ले रहे।
इस बीच पाकिस्तान रेंजर्स की गोली से अपनी जान गंवा चुके छात्र के अंतिम संस्कार में जनसैलाब उमड़ पड़ा। पीओके के लोग भारी तादाद में मारे गए छात्र के जनाजे में शामिल हुए, जिनकी ये तस्वीरें गवाही दे रही हैं। पीओके के बाशिंदों पर पाकिस्तान के जुल्मों सितम की दास्तां पुरानी है। वो बुजुर्गों से लेकर बच्चों पर भी रहम नहीं खा रहे हैं। पाकिस्तानी रेंजर्स ने बच्चों को भी नहीं बख्शा है। सोमवार को मुजफ्फराबाद में एक मदरसे के अंदर भी आंसू गैस के गोले दागे गए थे। आंसू गैस के गोले दागने के बाद बच्चे डरे सहमे मदरसे से भागते हैं। बच्चों की मदरसे से भागते हुए वीडियो भी सामने आए। खबर है कि पाकिस्तानी पीओके से कुछ खास जातियों के लोगों, कश्मीरियों और मीरपुरियों को निशाना बना रहे हैं। पीओके में बगावत की इंतहा से पाकिस्तान के हाथ पांव फूले हुए हैं। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने सोमवार को पीओके के लिए 23 अरब पाकिस्तानी रुपए यानी 718 करोड़ हिंदुस्तानी रुपए के पैकेज का लालच देकर बगावत को रोकने की कोशिश की, लेकिन घाटी के लोगों ने पाकिस्तान के झांसे में आने से साफ इनकार कर दिया है। प्रदर्शनकारी पीछे हटने को तैयार नहीं है। अब वो भारत से मदद मांग रहे हैं। वहीं भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर कई बार पीओके पर बयान दे चुके हैं। विदेश मंत्री का कहना है कि सही वक्त पर पीओके भारत में शामिल होगा। The gentleman there actually asked me POK when would it merge. I don't know what you mean by merge because it has been India, it is always India. So yes. So if you ask me when will the occupation end, I think that's what you meant. उधर असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने भी यहाँ तक कह दिया है कि जल्द ही पीओके भारत में शामिल होगा। भारत को पाक ऑक्युपाइड कश्मीर भी हमारा पास लाना है, इंडिकेशन क्लियर है। हमारा देश में अभी हमें माहौल बनाना है, हमारा देश में माहौल बनाना है कि वो कश्मीर हमारा है। पाकिस्तान के अवाम पर मुझे हमेशा तरस आया कि उनको हिंदुस्तान के तर्ज की तरह हुकूमत नहीं मिल पाई। या तो जनरलों ने खुद हुकूमत चलाई या जनरलों के नामजद वजीर आजमों ने हुकूमत चलाई। पीओके में हालात बद से बदतर हो रहे हैं। पाकिस्तान की हुकूमत के साथ पीओके के लोग अब रहना नहीं चाहते हैं। उन्हें चाहिए सिर्फ भारत का साथ। पाकिस्तान के अत्याचार से वहाँ के लोगों को कब तक आजादी मिलेगी, इस पर पूरी दुनिया की नजर है। गाजा में इजरायली डिफेंस फोर्स भयंकर तबाही मचा रही है। इजरायल के टैंक इलाके में बमों की बारिश कर रहे हैं। इजरायली हमले किस स्तर पर किए जा रहे हैं, इसका नतीजा क्या हो रहा है, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। दक्षिण में रफा, मध्य में जेटोन और उत्तर में जबालिया। गाजा में इजरायली डिफेंस फोर्स भयंकर तबाही मचा रही है। इजरायल के टैंक इलाके में बमों की बारिश कर रहे हैं। इजरायल का दावा है कि ये वो इलाके हैं जहां हमास के आतंकी छिपे हुए हैं। इजरायली हमले किस स्तर पर किए जा रहे हैं और इसका नतीजा क्या हो रहा है, इसका ताजा उदाहरण है सिर्फ 24 घंटे में 63 लोग मारे गए हैं। रफा में हमला नहीं करने की अमेरिका की सलाह मानने से इनकार कर नेतन्याहू ने कहर बरपा दिया है, लेकिन रफा तो गाजा के दक्षिण में है। इजरायल दावा कर रहा है कि हमास के आतंकी उत्तरी इलाके, जिसमें जबालिया शामिल है, भाग खड़े हुए हैं और रफा में ठिकाना बना लिया है। सवाल है, फिर जबालिया में इजरायल ने टैंक क्यों उतार दिए हैं? नेतन्याहू के सामने हमले की पिक्चर क्लियर है। जब इजरायली डिफेंस फोर्स को शंका हुई कि जबालिया में हमले खत्म होने के बाद अब फिर से हमास के आतंकी घुसपैठ करने लगे हैं, तो उसने दोबारा हमला शुरू कर दिया। जबालिया के बारे में डिटेल आपको भी जरूर जाननी चाहिए। जबालिया
गाजा के 8 ऐतिहासिक शरणार्थी कैंपों में सबसे बड़ा है। जबालिया रिफ्यूजी कैंप में करीब 1 लाख लोग रहते हैं। 1 नवंबर 2023 को इजराइल ने जबालिया कैंप पर हमला किया था। इस हमले में करीब 100 लोगों की मौत हुई थी और 150 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए थे। उस वक्त भी आम फिलिस्तीनियों पर हमला करने के लिए इजराइल की आलोचना हुई थी। हमास ने कहा कि उसका कोई भी मेंबर कैंप में छिपा हुआ नहीं है, लेकिन इजराइल का तब भी मानना था और अब भी मानना है कि हमास के आतंकी मासूम लोगों की आड़ में ठिकाना बनाकर खुद को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, जबकि उन्हें यह ध्यान रखना चाहिए कि उन्हें किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। यही कारण है कि एक बार फिर इजराइल जबालिया को जला रहा है, लेकिन जलते गाजा से अलग इजराइल की तस्वीर भी बहुत सुकून देने वाली नहीं आ रही है। पश्चिमी मीडिया में छप रही कई रिपोर्टों के मुताबिक प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की वॉर कैबिनेट में ही युद्ध को लेकर सभी एकमत नहीं है। कहा तो यह भी जा रहा है कि इजरायली डिफेंस फोर्स के चीफ हर्जी हलेवी बेंजामिन की युद्ध नीति को लेकर नाराज है। इजरायल को युद्ध में उलझाए रखना चाहते हैं। जिन लोगों के परिजन बंधक हैं वो जल्दी से जल्दी उनकी रिहाई की मांग कर रहे हैं। लेकिन इजरायल में गाजा फंसा हुआ है। बंधकों की जल्दी रिहाई के लिए जितनी भी नेतन्याहू की कोशिशें हैं, रंग लाती नहीं दिख रही हैं और बीतते दिनों के साथ बंधकों के परिजनों का धैर्य जवाब देता जा रहा है। अब सवाल है कि नेतन्याहू के पास युद्ध के अलावा विकल्प भी नहीं है। नेतन्याहू यही कर रहे हैं, इसलिए उन इलाकों में इजरायल फिर से हमले कर रहा है जिसे वो खुद मान चुका था कि यहां से हमास के आतंकियों का सफाया किया जा चुका है। नेतन्याहू के सामने मुश्किल सिर्फ घरेलू मोर्चे पर नहीं है। गाजा में हमास के खिलाफ जारी जंग के बीच मुस्लिम देश मिस्र ने इजरायल के खिलाफ दुनिया की सर्वोच्च अदालत में जाने का फैसला किया है। मिस्र ने कहा है कि वो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में इजरायल के खिलाफ दायर दक्षिण अफ्रीका के मामले में समर्थन के लिए हस्तक्षेप करेगा। कि ये नहीं बताया गया कि यह हस्तक्षेप किस प्रकार का होगा। मिस्र ने इससे पहले इस मामले में अपनी दलीलें पेश की हैं। मिस्र के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में पहुंचने से इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू की मुश्किल बढ़ सकती है, खास तौर पर जब रफा में अभियान के उनके फैसले को लेकर दुनिया में विरोध बढ़ रहा है। इजरायली मीडिया पोर्टल यरूशलम पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक मिस्र ने कहा है कि गाजा पर इजरायल के हमलों में नागरिकों को जानबूझकर निशाना बनाना, बुनियादी ढांचे को नष्ट करना और जबरन विस्थापन के चलते गाजा में अभूतपूर्व मानवीय संकट पैदा हो गया है। ये कार्रवाई अंतर्राष्ट्रीय कानून, मानवीय कानून और युद्ध के दौरान नागरिकों की सुरक्षा के संबंध में 1949 के चौथे जिनेवा कन्वेंशन का घोर उल्लंघन है। दक्षिण अफ्रीका ने अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कहा है कि 15 लाख लोगों के लिए रफा के अलावा भागने के लिए कोई जगह नहीं है। गाजा का बड़ा हिस्सा मलबे में तब्दील हो चुका है। अगर रफा को इसी तरह नष्ट कर दिया जाता है तो इस क्षेत्र में फिलिस्तीनी जीवन के बच पाने की बहुत कम संभावना होगी। लेकिन इजरायल इस तरह की अपील और दलील बहुत पहले ठुकरा चुका है और जिस लेवल पर गाजा पर टूट रहा है उसे देखकर नहीं लगता कि फिलहाल रुकने वाला है। 7 अक्टूबर 2023 के बाद से गाजा पट्टी में मरने वालों की संख्या 35,000 से अधिक हो गई है और कहां जाकर रुकेगी खुद नेतन्याहू नहीं जानते। और चलिए बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, आगे भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।